नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुबह के 9 बजने को हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। लेकिन उससे पहले बिहार की 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिहार में सियासत और सरकार की सूरत बदलने के बाद जेडीयू विधायक दल की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 11 बजे की बैठक होगी और विधायक दल के नेता के नाम के साथ ही कई बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी खेमे से है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल भले ही गिर गया हो, लेकिन इस पर सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है और इस बिल को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा आक्रामक है। आज एक बार फिर विपक्ष को एक्सपोज करने की बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी आक्रोश मार्च निकालने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, पटना में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दोपहर में अपराधियों ने एक जेवर दुकान को टारगेट किया। महज 1 मिनट में 15 से 20 लाख के गहने लूटकर आराम से वो फरार हो गए। लेकिन घटना के 18 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। खबर मोतिहारी से भी आपके सामने रखेंगे, जहां पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किसी ने उखाड़ दिया, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है। और चलिए सबसे पहले बात बिहार की सियासत की करेंगे। बिहार में पिछले हफ्ते राजनीति का रुख बदला, सरकार का चेहरा बदला और ऐसे में सरकार और सियासत के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बदली हुई राजनीति फिजा में अपनी दमदार भूमिका निभाने के लिए जेडीयू ने पटना में आज बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एक अड़े मार्ग पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का समय जब विधायक दल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करने वाले हैं। इस बैठक में विधायक दल के नेता के साथ ही सरकार में जेडीयू की भागीदारी, हिस्सेदारी के साथ ही संगठन की मजबूती पर भी चर्चा होगी। तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और जेडीयू को लेकर महामंथन किया जाएगा। एक तो विधायक दल के नेता का चुनाव सबसे पहले होगा। सरकार में क्या भूमिका जेडीयू की होगी, हिस्सेदारी कितनी होगी, आगे जेडीयू अपने एजेंडे को लेकर कैसे चलने वाली है और संगठन को मजबूत करने पर कैसे फोकस किया जाए और क्या बदलाव संगठन में हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर 11 बजे की बैठक बुलाई गई है। नई सरकार का गठन हो गया है और ऐसे में अब जेडीयू के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। एक अन्य मार्ग में आज जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसमें पार्टी विधायक दल के नेता और उपनेता का चुनाव करेगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। एक अन्य मार्ग में आज 11 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। इस बैठक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विधायक दल के नए नेता का चयन किया जाना है। इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में जेडीयू के 2 वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर हैं और ऐसे में आज ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज नई सरकार के गठन के बाद अब जेडीयू का विधायक दल का नेता कौन होगा उसका चुनाव होना है और वो बैठक एक अन्य मार्ग में बुलाई गई है, जिसकी सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 11 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में जेडीयू के जो तमाम विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जेडीयू का अब विधायक दल का नेता कौन होगा, जेडीयू का विधायक दल का उपनेता कौन होगा, क्योंकि नई सरकार बन गई है और अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद ही ये निर्णय होगा कि जेडीयू से विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बैठक का एजेंडा नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आज होने वाली है और बैठक का एजेंडा क्या होगा अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखने जा रहे हैं। विस्तार से इसे समझिए। नई सरकार में जेडीयू की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सरकार में भागीदारी क्या होगी जेडीयू की, इस पर भी चर्चा की जाएगी। हिस्सेदारी पर चर्चा होगी।
विधायक दल के नेता के चेहरे पर चर्चा की जाएगी। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा। बदले माहौल में संगठन की मजबूती पर भी मंथन किया जाएगा कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्या अहम बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि निशांत की एंट्री के बाद से ही संगठन को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो बैठक का जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा, निशांत कुमार की भूमिका पर चर्चा करना कि निशांत कुमार की भूमिका आखिर जेडीयू में क्या होगी, क्योंकि उनकी भूमिका को लेकर जब से उनकी सक्रियता हुई है तब से चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज वो फाइनल दिन है जब बैठक होने जा रही है, जेडीयू की तरफ से मंथन किया जाएगा और इन तमाम विषयों पर चर्चा किया जाएगा। पटना से एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां एमएलसी उपचुनाव का ये मामला है और आज नामांकन करेंगे जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद। आज अपना नामांकन करने वाले हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार की तरफ से उनको सिंबल दिया गया था और राधाचरण सेठ की खाली हुई है सीट और उन्हीं के बेटे हैं, राधाचरण सेठ के बेटे हैं कन्हैया, जो कि जेडीयू की तरफ से नामांकन करने जा रहे हैं। आज का दिन उनके लिए अहम होगा। नीतीश कुमार ने उनको जब सिंबल दिया था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के कई नेता उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। एमएलसी उपचुनाव को लेकर राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया आज नामांकन करने वाले हैं। तो पटना से एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। आज बीजेपी का आक्रोश मार्च भी दिखेगा। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर यह प्रदर्शन होगा, जिसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। बिल पारित नहीं होने के विरोध में मार्च किया जाएगा। कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश होगी। हजारों की संख्या में महिलाएं होंगी शामिल इसमें। करगिल चौक पर सभा स्थल, बापू सभागार से करगिल चौक तक ये मार्च होगा। करगिल चौक सभा स्थल पर सीएम सम्राट भी पहुंचेंगे, इसकी जानकारी है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज कांग्रेस को बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस ने जो किया, क्या वो सही किया, इस पर जनता की राय ली भी जाएगी और जनता के सामने बातें रखी भी जाएंगी कि कांग्रेस की मंशा इसके पीछे क्या थी। बापू सभागार से करगिल चौक तक ये मार्च है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस और पूरे विपक्ष को बेनकाब किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिरने के बाद आज बीजेपी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में विशाल महिला आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहेंगे। आज बिल पास नहीं हुआ, उसके खिलाफ आक्रोश मार्च आपकी तरफ से आयोजित किया गया है। महिला संशोधन विधेयक जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने गिराया लोकसभा में और पूरे देश की बहनें जब आक्रोश में थी, उनको लग रहा था कि हमारे साथ आज अन्याय हुआ है, और इस तरह विपक्ष के सांसद मेजे थपथपा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। पूरे देश की बहनों को लगा है कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। आज न्याय के लिए पूरे बिहार की बहनें आज सड़क पर बिहार पटना में उतरने वाली है। अभी बिहार में महिला विधायकों की संख्या 29 है और अगर यह संशोधन विधेयक पास हो जाता तो बिहार में बहनों की संख्या, विधायकों की संख्या 122 हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महिलाओं का परिवर्तन विधानसभा और लोकसभा में होने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि पंचायती राज और नगर निकाय में तो उनको अधिकार मिला, आज विकास में बराबर की सहभागिता कर रही है, लेकिन कानून बनाने में भी संसद में और विधानसभाओं में उनको अधिकार मिले। लेकिन जिस तरह विपक्ष के लोगों ने पाखंड किया, और पाखंड नहीं किया, जिस तरह बिल को गिराकर हंस रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे, बिहार की बहनें ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। न्याय की पुकार के लिए आज आक्रोश पूरी बहनें हैं और उसका प्रदर्शन आज कारगिल चौक पर पूरी पदयात्रा आक्रोश मार्च आज करने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी बहनें वहां उपस्थित रहने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, उसके साथ साथ जो एनडीए की बहनें हैं उनका भी संबोधन होने वाला है। केवल पटना में ही नहीं, आने वाले समय में गांव गांव में जो लोग संसद में बैठकर मेजे थपथपा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे,
उनको हमारी बहनें छोड़ने वाली नहीं है। गांव गांव में जाकर जो है जब वो दिखेगी तो उनको ध्यान में आएगा, जब हम दुख में थे तो ये लोग खुशी मना रहे थे, ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। मतलब ये जो आक्रोश मार्च आज शुरू हो रहा है ये गांव-गांव तक पहुंचेगा? ये निश्चित रूप से जिलों में प्रदर्शन होगा, प्रखंडों में प्रदर्शन होगा, और जो लोग खुशियां मना रहे थे ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है हमारी बहनें। बिल्कुल। तो आज पटना के गांधी मैदान में जो आक्रोश मार्च, विशाल महिला आक्रोश मार्च, वो नजर आएगा, और सिर्फ ये आज ही तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बिहार के गांव-गांव तक ये मार्च पहुंचेगा। और साफ तौर पर बीजेपी की जो बड़ी तैयारी है वो नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल एक दिन के लिए झारखंड दौरे पर थे। सम्राट चौधरी पटना से हवाई जहाज से सीधे देवघर एयरपोर्ट सबसे पहले पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना की। देवघर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुमका में बाबा बासुकीनाथ के दर्शन किए और नागेश ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। स्थानीय पांडा पुरोहितों ने उन्हें पूजा का संकल्प करवाया। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती समेत अन्य देवी मंदिरों में भी दर्शन किए। बृहद आरती में शामिल हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान देखे गए। पूजा के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने बिहार झारखंड के विकास और समृद्धि की कामना की। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवघर और दुमका की तस्वीर, जहां एक तरफ बासुकीनाथ धाम की तस्वीरें जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की। देवघर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया, सुख समृद्धि की कामना की, क्योंकि एक नया सफर उनका शुरू हुआ है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनी है बिहार के लिए, और सबसे पहले वो भगवान के दर में पहुंचे। झारखंड की ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बासुकीनाथ से प्रार्थना करने आया था, बिहार की समृद्धि दे, बिहार और आगे बढ़ सके, बिहार और झारखंड मिलकर समृद्धि की ओर जाए। और अगली खबर भी पटना से आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पुरानी भारत गैस गोदाम कॉलोनी स्थित एक आभूषण दुकान को टारगेट किया गया। 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इनमें से 3 बदमाश दुकान के अंदर घुसे, जबकि 2 बाहर रेकी करते हुए दिखाई दिए। अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण लूटे, जिसमें 4 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना शामिल है। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जो आप भी देख रहे हैं। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस अब मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं है। 2:44 का ये फुटेज आप देख रहे हैं। दुकानदार के सर पर हमला किया गया। देखिए, जो काउंटर पर व्यक्ति बैठा था उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है। 2 लोग जो कि रेकी कर रहे होते हैं, और ये बाइक से बदमाश आए थे। लूट का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। 5 हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब इसी के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने बेखौफ बदमाश कैसे हैं, कैसे पुलिस का खौफ इनमें नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक पर ये बदमाश आए थे। 2 जो अपराधी थे वो बाहर खड़े थे, 3 अंदर दाखिल होते हैं, और सबसे पहले काउंटर पर बैठे व्यक्ति को पकड़ा जाता है। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लाख का सामान लेकर ये भागे हैं। कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है, क्या इनका कनेक्शन खुलकर सामने आता है, इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल ये 2 सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रख रहे हैं। ये पूरी घटना इस फुटेज से आप समझ सकते हैं। 2:44 की ये घटना बताई जा रही है। दोपहर की ये घटना है। सोचिए, जिस वक्त लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, चहल पहल होती है, उस वक्त में दिन दहाड़े बदमाश आते हैं, 15 से 20 लाख रुपए का जेवर उठाते हैं और चलते बनते हैं। ये बदमाश जो कि हेलमेट लगाए हुए वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पहचान ना की जा सके। लेकिन अब पुलिस की टीम लगातार छानबीन कर रही है, और क्या इस मामले में पुलिस का पक्ष है, आपको सुनवाते हैं। 2 व्यक्ति बाहर रह गए और 3 व्यक्ति अंदर जाके पिस्टल का भय दिखा के उन्होंने लूट की घटना को
खरीद किया। जो शॉपकीपर है उनको पिस्टल के बल से मारा भी है, हल्की फुल्की उन्हें ये चोट भी लगी है। और कुल बता रहे हैं कि 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती हुई है। लगभग 3-3.5 किलो के आसपास चांदी रिपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 100 ग्राम के आसपास सोना। तो 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती है। और देखिए, राजधानी पटना में जब ये घटना घटी है तो वाजिब सवाल भी उठेंगे। दिन दहाड़े लूट पर सुलगते हुए सवाल दर्शकों के सामने रख रहे हैं। क्या पटना में खत्म हो चुका है पुलिस का इकबाल? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं? भरी दोपहरी में लूट की घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया? कहां थी पुलिस? कहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और गश्ती के दावे? लूट के 18 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिर कब तक ये पकड़े जाएंगे अपराधी? लुटेरों के तांडों के बीच कैसे कारोबार चलेगा? क्योंकि कारोबारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है इस घटना के बाद से, और ये पहली दफा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि राजधानी पटना में अगर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, अगर अपराधी दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। फिलहाल इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है और इन सभी की पहचान करने की कोशिश है। बड़ी खबर आपके सामने नालंदा से रख रहे हैं, जहां पर शादी समारोह के दौरान की गई फायरिंग में युवक की मौत की खबर। घटना बिंद थाना क्षेत्र के अमावा गांव की बताई जा रही है। युवक भोज में शामिल होने के लिए पहुंचा था, खुद गोली लोड कर रहा था, लेकिन गोली उसी को लग गई। इस घटना में उसकी जान चली गई। घटना के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। युवक खुद बताया जा रहा है कि गोली लोड कर रहा था, अचानक गोली चल गई, उसकी जान चली गई है। नालंदा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक लापरवाही जो जान पर भारी पड़ी। शादी समारोह का मौका था और वहां पर फायरिंग करने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि युवक पिस्टल लोड कर रहा था, अचानक गोली चलती है और उसकी जान चली जाती है। ऊपर ऊपर गए, फिर आए नीचे, उसके बाद डांस कर रहे थे, सब कट्टा लेके सब कर रहा था डांस। तो उसी में मतलब अचानक हल्ला हुआ। उसके बाद सब लोड किया ना, तो लोडे में फायरिंग ले लिया। और अगली खबर अब आपके सामने मोतिहारी से रखने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पचपकड़ी थाना इलाके में भंडार महावीर मंदिर चौक पर स्थापित बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने उखाड़ दिया। प्रतिमा को पास के ही एक पुल के नीचे फेंका गया, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। ये प्रतिमा भंडार चौक से गुजरने वाली SH 54 पर विधायक योजना से बने टावर पर स्थापित की गई थी। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। प्रशासन से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की अब मांग उठ रही है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर तुर्कौलिया क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया। नट जाति से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं। नट जाति से जुड़े हुए इस परिवार के सदस्य पहले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाने का फैसला किया है। परिवार के अनुसार उनके दादा ने सालों पहले किसी कारणवश धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन अब सालों बाद पूरे परिवार ने अपनी इच्छा से दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। इस मौके पर पूरा परिवार मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर पहुंचा, जहां पर विधि विधान से पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठान कराकर इन्हें हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले पुरानिया रहने रहे, हिंदू बने के रहे। हिंदू बन रही है। हाँ। क्यों, कारण क्या है? कोई कारण अपना मन खुशी से। मन खुशी से, कोई प्रेशर, कोई ना दबाव? ना अच्छा लग रहा है हिंदू अच्छा धर्म में लग रहा आके? है। हाँ, बहुत अच्छा। अपने मन से बने कि किसी के कहने पर? ना, अपने मन से। मैंने इसके पीछे कुछ कारण होगा ना, कि ना, मुस्लिम ना। हो के आप हिंदू धर्म ना, अपना रहे? कोई कारण नहीं। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने नालंदा से रखने जा रहे हैं। पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी है। नशे में धुत पति ने घटना को अंजाम दिया। पत्नी को पहले पीटा, इलाज के दौरान पत्नी की जान चली गई। सोनमंती देवी के रूप में युवती की पहचान की गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। बेन थाना क्षेत्र के बेल दरियापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी मिल रही है कि पति नशे में था, पहले पत्नी को पीटता है, पत्नी को इतना ज्यादा पीटता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है और अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। मिला कि वही शादी होने वाला था उसको ननद के, तो पूजा करने के लिए उसको सास बोला। अच्छा। तो गांव में पूजा करके आया,
आके पूजा करके आया तो इधर से आया वो गांजा पी के आया, गांजा पी के कुछ बोला होगा क्या नहीं बोला तो भाग गया मेरा बहन दूसरा घर पे। अच्छा। डर के चलते मारने के डर से वो चल गया, फिर भी वो घर में हेल के और उसे मारा। अच्छा, मारपीट किया। हाँ। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं। एईडीओ के तीसरे चरण की आज और कल होगी परीक्षा, ये खबर सामने आ रही है। बीपीएससी ने परीक्षा में कदाचार से इनकार कर दिया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने जारी किया वीडियो, कहा सोशल मीडिया अन्य माध्यमों पर फैलाई जा रही हैं अफवाहें। किसी भी केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, कदाचार नहीं हुआ, किसी भी केंद्र पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने में आयोग और जिला प्रशासन कटिबद्ध है। तो बीपीएससी की तरफ से कदाचार से इनकार किया गया है और प्रश्न पत्र लीक होने की बातें कही जा रही थी, लेकिन बीपीएससी की तरफ से ये अब बात कही जा रही है कि ये सिर्फ अफवाह थी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 2 चरणों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और तीसरे चरण की परीक्षा 20 और 21 अप्रैल को निर्धारित है। द्वितीय चरण की परीक्षा में कई जगहों से शिकायतें आई हैं और सोशल मीडिया पर खासकर कुछ गुरुओं द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रश्न पत्र लीक थे। जो भी शिकायतें आई हैं वो कदाचार का प्रयास मात्र था, चाहे ब्लूटूथ के माध्यम से हो या चिप पहुंचाने के माध्यम से हो, कदाचार का प्रयास मात्र था और स्थानीय प्रशासन के सजगता के कारण ऐसे तत्व पकड़े गए हैं और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और गोपालगंज में बदलते मौसम का असर अब दिखने लगा है, लोगों की सेहत पर भी इसका असर दिख रहा है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मॉडल सदर अस्पताल में एलर्जी, सांस की तकलीफ, त्वचा रोग से पीड़ित मरीजों में करीब 20% का इजाफा हुआ। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड भी फुल है, मरीजों की लंबी कतारें यहां पर दिख रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव से खासकर बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है और आपको सलाह ये दी जा रही है कि जितनी भी सतर्कता हो सकती है आप वो बरतें। गोपालगंज में तापमान बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, खासकर एलर्जी, स्किन डिजीज और सांस से संबंधित बीमारियों से संबंधित जो मरीज हैं वो इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आ रहे हैं। ये ओपीडी काउंटर की तस्वीर है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची हुई हैं। जिस तरह से गर्मी शुरू हो चुकी है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इस मौसम में वैसे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है जो लोग सांस से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं या फिर एलर्जी है या फिर स्किन डिजीज है। ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सदर अस्पताल के प्रशासन के मुताबिक मरीजों में 20% का इजाफा हुआ है, क्योंकि मौसम लगातार जो है वो खराब होता जा रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे मौसम में डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और धूप में सतर्क होकर बाहर निकलने के साथ ही अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Are you ready?